नाजरीन आदाब व सलाम। मैं ज़ाकिर बाज़दार एक बार फिर अपने तमाम चाहने वालों से रूबरू हो रहा हूँ और रूबरू होने की गर्ज़ वायद जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा आर्टिकल 370 पे हम बात करेंगे आज कि आखिर आर्टिकल 370 था क्या, है क्या, और जो कल असेंबली में आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन पास किया गया उसकी गर्ज़ो ग्वायत और उसकी ज़रूरत जम्मू कश्मीर की आवाम को क्यों है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी दर्जा दिलाता है और वो दर्जा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और जम्मू कश्मीर की सरज़मीन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आखिर ये आर्टिकल 370 क्या है और इसकी ज़रूरत जम्मू कश्मीर में क्यों पड़ी? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे गरीबी की जो सतह थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए इस आर्टिकल 370 को यहाँ पे लागू किया गया ताकि यहाँ के रहने वाले जो हैं उनको एक खुसूसी दर्जे के तहत उनकी जितनी भी ज़रूरियातें हैं वो उनको मिल सकें, उसमें बाहर का कोई भी इंसान इंटरफियर न कर सके। जैसे जम्मू कश्मीर की जितनी भी नौकरियां हैं जिसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक होता था। इसी तरह जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है उस पे बाहर का कोई इंसान आके यहाँ बसने की कोशिश न करे ताकि जम्मू कश्मीर की जो गरीब आवाम है उसको नौकर बनाने की कोशिश न करें। सिंपल अल्फाजों में समझाना चाहता हूं मैं आपको, जिससे आपको भी सहूलियत होगी समझने में और मुझे भी आसानी होगी समझाने में। जम्मू कश्मीर की जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां हैं उन नौकरियों पे यहाँ की यूथ का हक था। जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी जम्मू कश्मीर का इलाका यहाँ पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो जिसे हम पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे हिंदुस्तान का पावर हब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिजली पैदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान को तकरीबन रोशन करते हैं। हमारी ज़मीनों पे हमारा हक हो, हमारी नौकरियों पे हमारा हक हो, ये एक्ट जो है ये ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो खुसूसी किसी मज़हब या किसी धर्म के लिए नहीं था। ये जम्मू कश्मीर में जितने भी धर्म रहते हैं उन सब के लिए ये 370 का एक्ट था। जिस तरह हमारी पड़ोसी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 371 आर्टिकल 371 है और इसी तरीके से यहाँ पे 370 था। जो हमारे
जम्मू कश्मीर की आवाम की एक पहचान थी, जो हमारे जम्मू कश्मीर का एक ताज था, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को पहचान होती थी। जब भी वो बाहर जाते थे, हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में जाते थे या हिंदुस्तान से बाहर जाते थे, तो वो फ़ख्र से वहाँ पे यह कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A लागू है। लेकिन बदकिस्मती से तानाशाही हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम का ये हक भी छीन लिया। चलो अच्छी बात है, उन्होंने छीना, हमसे हमारा हक छीन के ले गए। हमने कोई भी ऐसी बात या ऐसा गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने नहीं किया जो कानून की नज़रों में गलत होता या कानून की नज़रों में हम सज़ावार हो जाते। बाज़ेब्ता एक बार फिर जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक हुकूमत को मैंडेट दिया और उस हुकूमत ने आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन बाज़ेब्ता हिंदुस्तान के कानून के तहत पास किया, असेंबली में पास किया। लेकिन बदकिस्मती हमारी, भारतीय जनता पार्टी इसका खुले आम विरोध कर रही है। इसके खिलाफ असेंबली को चलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो, भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिसीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी की पॉलिसी चल रही हैं। किस तरह से हमें अंबानी और अडानी को वर्ल्ड की रैंकिंग में 1 और 2 नंबर पे लाना है। और जब भी हिंदुस्तान की किसी स्टेट में इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, ये 2 शख्स भारतीय जनता पार्टी को खुला डुल्ला पैसे दे और पैसे की बिना पे इक़्तिदार में रहे। बदकिस्मती की बात हिंदुस्तान के अवाम की ये है, क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं हिंदुस्तान की गरीब अवाम के साथ किस किस्म की साजिश खेली जा रही है अपने इक़्तिदार के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये भी मालूम है, जिस दिन हमने इक़्तिदार खोया, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो हमें जेलों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। इनकी पिछले 10 सालों से जो करनी है वो हर हिंदुस्तानी के पास आया है, लेकिन आवाम मजबूर है। आवाम कर क्या सकती है? वोट के अलावा हिंदुस्तान की आवाम के पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो सत्ता से इनको उतार सकती है। आने वाले दिनों में हमारे 2 स्टेटों में फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं और कई स्टेटों में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरह से चुनावों की डेटों को आगे पीछे किया जा रहा है। जब भी इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं, हमें ये नहीं समझ आता है कि अनाउंस करने से पहले वो हिंदुस्तान के त्योहारों को क्यों नहीं उस कैलेंडर में देखता है, जो हिंदुस्तान का अपना एक कैलेंडर है, अपना एक चार्ट है, पूरे साल का चार्ट है, और उस पे आया है
कि किस डेट पे हिंदुस्तान में कौन सा बड़ा दिन है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जो भी जितने भी त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में हैं, क्या हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हिंदुस्तान की रीति रिवाज को भी नहीं जानते हैं? अगर उनको हिंदुस्तान के बड़े दिनों का इल्म नहीं है तो उनको इस कुर्सी पे बैठने का भी कोई हक नहीं है। नाजरीन, हिंदुस्तान की जो आजकल की सियासत है, आप देख रहे हो कितनी सियासी पार्टियां हमारे हिंदुस्तान में पैक हो चुकी हैं। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उसको पैक होना पड़ा। एक ही सेशन उसको हुकूमत का निकला, दूसरे सेशन में वो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। चाहे वो आप पंजाब की अकाली दल की बात करो या हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट दिए हुए एनडीए को हैं, आने वाले वक्त में नीतीश कुमार जी आपको नज़र नहीं आएंगे। और हाल ही में जो इलेक्शन यहाँ पे महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, आप एकनाथ शिंदे को कहीं नहीं देखोगे। अगर उनका रिज़ल्ट बेहतर नहीं आया तो उनके जीते हुए जो एमएलएज हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे आपको देखने को मिलेगा और सोचने को भी मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सियासी पार्टी की सखी हो ही नहीं सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए हर रीजनल पार्टी, हर नेशनल पार्टी को इस्तेमाल करके फेंक देती है, जिसमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों ने खुद देखा कि किस तरह से रीजनल पार्टियां पैक हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, जड़ से भी ख़त्म किया जा रहा है उनको। उनके नाम उधर इधर करके उनमें ऐसा तनाव पैदा कर देते हैं कि एक पार्टी की 3-3 पार्टियां बन जाती है, 2-2 पार्टियां बन जाती हैं, 2-2 मुखिया बन जाते हैं, 3-3 मुखिया बन जाते हैं। इस तरह से डिवाइड एंड रूल का माहौल जो बीजेपी की तरफ से हिंदुस्तान की हर सियासी पार्टी में देखने को मिल रहा है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हमारी डेमोक्रेसी को बदनाम किया जा रहा है, हमारी जमहूरियत को बदनाम किया जा रहा है। जो जमहूरियत दुनिया के नंबर 1 पे हिंदुस्तान की जमहूरियत थी, जिसे बाकी देश देखकर हिंदुस्तान की जमहूरियत से सबक लेते थे और मिसालें पेश किया करते थे, आज उसी जमहूरियत को इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। हमारी जमहूरियत को बदनाम करने से पहले हमारे हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान में रहने वाले अवाम की बदकिस्मती है कि हमें इस किस्म के अल्फाज बैरूनी मुल्कों से सुनने पड़ते हैं। नाज़रीन, आज इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं आपका चाहने वाला हूँ, अपने हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करने वाला हूँ और अपने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान निछावर करने वाला हूँ। तो दीजिए इजाज़त, आपका चाहने वाला ज़ाकिर बाज़दार। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फिर मुलाकात होगी, आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।